वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज ज्योग्राफी में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें भारत की जलवायु और मानसून के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले काफ़ी टॉपिक आप देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 70% पार्ट जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर विजिट करेंगे, आसानी से मिल जाएगी और उन क्लासेस को फॉलो करते रहिए। ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है जिसमें आप मेरे साथ जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर आप यूपी पीसीएस 2024 या 2025 के लिए इसके साथ साथ आरओ री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी न्यू वैकेंसीज़ भी आ रही हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और उसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट और अभी जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है, ऐसे लेटेस्ट एग्ज़ाम आते जा रहे हैं। अगर आप इनकी एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाए, जिसमें आप हिंदी, करंट अफेयर, जीएस सारे सब्जेक्ट एक ही जगह कवर कर सकें, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज जो हम लोग भारत की जलवायु और मानसून पढ़ेंगे, आज इंट्रोडक्शन क्लास है इस चैप्टर की। सबसे पहले मानसून क्या है, जलवायु क्या है, ये समझिए, फिर आगे मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे पूरी प्रोसेस को। तो सबसे पहले देखिए मौसम और जलवायु है क्या। तो मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होती है, जबकि जलवायु की बात की जाए तो अपेक्षाकृत लंबे समय की जो मौसमी दशाएं होती हैं उनका औसत होता है जलवायु। जलवायु लंबे समय तक आप देखेंगे मेज़र की जाती है, लेकिन मौसम देखिए अभी दिन है, कभी फिर बादल हो जाएंगे, इस तरह मौसम क्षण क्षण परिवर्तित होता रहता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में क्या होता है, बदलाव होता है 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में जो बदलाव होता है उसे जलवायु बोलते हैं। मानसून शब्द के बारे में जान लीजिए, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो एक शब्द है मौसिम, ये मौसिम शब्द अरबी का है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून भी इसके साथ साथ समझिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो मौसम है इसमें देखिए मानसून को भी हमें पढ़ना है जलवायु में। तो मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे, मानसून कहेंगे। अब देखिए जलवायु में भिन्नता के बाद भी आप देखेंगे एक रूपता, अर्थात मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता क्या होती है इसको समझिए। तो मानसून पवनों की जो व्यवस्था है भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जल की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती हैं। उदाहरण से आपको ये बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जो जलवायु है वो उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से बिल्कुल अलग है। फिर भी कहा जाता है इन सभी राज्यों में क्या है, जो जलवायु है वो मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम, वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता और शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार हो जाता है 55 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक छू जाता है, जबकि सर्दियों में देखेंगे जो लेह का औसत तापमान है वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। तो आप देखेंगे कैसे कैसे भिन्नताएं पाई जा रही हैं एक ही समय पर दो विभिन्न स्थानों पर। राजस्थान के चुरू जिले में जून के महीने में किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक भी हो जाता है, जबकि उसी दिन की बात की जाए अगर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तो वहाँ का तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। ऐसा देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु है, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या बोला जाता है कि मानसूनी प्रकार की जलवायु है। लेकिन आप देखेंगे कि एक ही दिन में देखा जा रहा है कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आएंगे तो आप दूसरी तरह का मौसम है, लेकिन अब लेह वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ भिन्नता पाई जाएगी। टेम्परेचर में भी आप देख रहे हैं कैसा डिफरेंस आ रहा है। दिसंबर की किसी रात में लद्दाख के द्रास में रात का तापमान कितना होता है, 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात की बात की जाए तिरुवनंतपुरम की
या फिर चेन्नई में तो तापमान कितना रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो अलग अलग क्षेत्रों पे आप देख रहे हैं जलवायु की भिन्नता कैसे मिल रही। एक ही रात में लद्दाख वाले क्षेत्र में आप देखेंगे 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर रहा है, लेकिन जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर तापमान कितना रह जाता है, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। तो उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज कर लें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। जैसे अब इसका भी उदाहरण देखिए कि केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, लेकिन थार के मरुस्थल में पहुंचिए, दिन का तापमान कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस, और रात में तापमान कितना हो जाता है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए, क्योंकि मरुस्थल क्या होते हैं, तेजी से गर्म होते हैं तो उतनी तेजी से ठंडे भी होते हैं। तो दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात के समय देखिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। तो इतनी विभिन्नताएं होने के कारण, इतना तापांतर होने के कारण यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल होता है। जिस तरह तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार वर्षा में भी अंतर देखने को मिलता है। तो वर्षण की जो प्रादेशिक विविधताएं हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होगा, जबकि देश के अन्य भागों में अगर वर्षण की बात की जाए तो जल की बूंदों के रूप में होगा। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। जैसे कि मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासिनराम में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 1.080 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। अब इसी के विपरीत अगर राजस्थान और जैसलमेर में आप देखेंगे औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। तो आप इन क्षेत्रों में देखेंगे पानी की मात्रा कम है, क्योंकि देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ करता है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर। इसके साथ साथ उत्तर पूर्वी जो भारत है वहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। तो जिन क्षेत्रों में बारिश की मात्रा ज़्यादा, वहाँ पर देखेंगे लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर से भी बारिश आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत ही कम है, जैसे कि आप राजस्थान, हरियाणा, इन सब जगहों पे आप देखेंगे, पंजाब वाला भी कुछ रीजन है, तो यहाँ पर बारिश की मात्रा बहुत ही कम है। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में होती है। उत्तर पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में मेघालय में आप देखेंगे 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश पहुंच जाती है। तो आप ये डिफरेंस देखेंगे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, उधर ही आ जाएंगे अगर आप पश्चिमी क्षेत्र में तो बहुत कम बारिश हो रही है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा ओडिशा के तटीय भागों में हर तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है तमिलनाडु, इसके कोरोमंडल तट पर आप देखेंगे शांत रहेगा, शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा कब होती है, सर्दी में होती है, अर्थात शरद ऋतु में होती है, जाड़ों के आरंभ में होती है। लौटते हुए मानसून से यहाँ पर बारिश होती है। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। देखिए, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसको आपको समझना कैसे है, मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले आपने समझा मौसम क्या है, ये क्षणिक जो परिवर्तन है वो मौसम कहलाता है, जो क्षणिक दशाएं हैं। लेकिन कई सालों की दशाओं को देख करके जलवायु निश्चित की जाती है कि कैसी जलवायु हो। तो अपने यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, लेकिन फिर भी आप भिन्नताएं देखते हैं, कैसे कि भारत का एक क्षेत्र कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसी दिन उसी समय पर आप देखेंगे दूसरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंडी है। जैसे कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आ जाओगे या फिर आप दक्षिण भाग वाले क्षेत्र में आ जाओगे तो यहाँ पर तापमान आपको नॉर्मल मिलेगा, लेकिन जब लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में, क्योंकि हिमालयी रीजन है, ऊंचाई पर है, वहाँ पर आप देखते हो कि कोल्ड डेजर्ट है। इसी के साथ साथ अगर वर्षा की बात की जाए, वार्षिक वर्षा की बात की जाए, तो उत्तर पूर्वी भारत हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, इन जगहों पर वार्षिक वर्षा बहुत ज़्यादा है और आप देखेंगे ज़्यादातर 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश मिल जा रही है। लेकिन उसी जगह पर अगर बात की जाए पश्चिमी वाले क्षेत्र, राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो वहाँ पर मात्रा बहुत कम है और कुछ जगहों पर तो 10 सेंटीमीटर से भी कम है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि भारत में बहुत सारी भिन्नताएं होने के बावजूद भी यहाँ पर आप मानसूनी जलवायु देखने को पाते हैं। तो जलवायु निश्चित करने के लिए विभिन्न कारक भी होते हैं। अब ये कारक कौन कौन से हैं ये समझने हैं।
जब आप कारक समझ जाएंगे, भारत की दशाएं मैं समझा चुकी हूँ, तो हर प्रादेशिक क्षेत्र में या हर छोटे छोटे क्षेत्र में आप देखेंगे, या फिर बड़े बड़े क्षेत्र की भी बात कर लें तो यहाँ पर डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, मौसम में भी, तापमान में भी, बारिश में भी। लेकिन इनके फैक्टर क्या है, किसी जलवायु को निश्चित करने के लिए क्या क्या कारक होते हैं, ये समझने के बाद भारत में कैसे मानसून एंटर करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो देख लीजिए। इसमें सबसे पहले अक्षांश है, हिमालय पर्वत भी इसमें आएगा, एक भाग है। और एक क्लास में मैंने आपसे पूछा था, या मैं हिमालय पढ़ा रही थी तब मैंने आपसे पूछा था कि हिमालय ना होता तो क्या होता, उन दशाओं को मैंने समझाया भी था। इसके साथ साथ जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से क्या दूरी है, समुद्र तल से कैसी ऊंचाई है, उच्चावच, ये सारे कारक हैं जो जलवायु को निश्चित करते हैं। एक एक करके सारे कारक को हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए, भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक है अक्षांश। अब ये अक्षांश कैसे डिसाइड करेगा, तो समझिए, यदि आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं, आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य से गुजरती है। इस प्रकार भारत का जो उत्तरी भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और कर्क रेखा के जो दक्षिण का भाग है वो उष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है, इससे तो आप नहीं समझ पाए होंगे, इसको समझाती हूँ मैंने ये ग्लोब बनाया, ठीक है। ये देखो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वो क्लास ज़रूर देखिए। अक्षांश और देशांतर पढ़ाने के टाइम मैंने बताया था, हीट जोन भी पढ़ाया था। तो मान लीजिए ग्लोब है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। यहाँ पर एक मेन लाइन बताई थी 23.5, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे है 23.5 डिग्री साउथ, जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो भारत का विस्तार है वो कुछ ऐसे है कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के आसपास जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वो किस में आएगा, उष्ण कटिबंध में, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये आता है शीतोष्ण कटिबंध में। अब देखिए, जो इसका दक्षिण वाला भाग है कर्क रेखा के निकट है। तो जब कर्क रेखा के निकट है वाला भाग, तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च तापमान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर साल भर सूर्य की किरणें लगभग समान पड़ती हैं, तो टेम्परेचर भी समान रहेगा और कम तापांतर देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर वाले भाग में जाएंगे, जब ऊपर वाले भाग में आएंगे कर्क रेखा के ऊपर, तो ये भूमध्य रेखा से दूर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो तापांतर है, तापमान है, इसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक मेजर रोल हिमालय पर्वत भी प्ले करता है, लेकिन आपको अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अगर कर्क रेखा बीच से गुजर रही भारत के बीचों बीच से, तो क्या चीज़ें होंगी, तो ये कैसे डिसाइड कर रहा है जलवायु। तो ये आपको समझ में आ गया। भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र में वार्षिक तापांतर कम होगा, टेम्परेचर में डिफरेंस कम होगा। जो कर्क रेखा से दूर, मतलब भूमध्य रेखा से जो दूर वाला भाग है कर्क रेखा के उत्तर में, वहाँ पर आपको टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा, वहाँ पर तापांतर कम मिलेगा, मतलब वहाँ पर तापमान कम होगा। बस ये पहला फैक्ट आपको बताने की कोशिश की गई है अक्षांश के द्वारा। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हिमालय पर्वत समझिए, ये क्या करता है। तो उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। या ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। तो देखिए, उत्तर में ऊंचा हिमालय पर्वत है, ये जलवायु विभाजक का कार्य करता है। किस प्रकार, जो ये ठंडी पवनें आती हैं, साइबेरियन विंड आती हैं, तो सबसे पहले तो इनको रोकने का कार्य करता है। तो ये दिया गया है ना कि जमा देने वाली ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं, मध्य तथा पूर्वी एशिया के आर पार बहती हैं, तो इनको रोकता है यहाँ भारत में आने से। अगर हिमालय नहीं होता तो हम ठंडी में बिल्कुल, यहाँ पे जैसी ठंडी होती वो ऐसी ना होती, भीषण ठंडी होती, जमा देने वाली ठंड हो रही होती। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ आपको ये समझना है, हिमालय के होने की वजह से दक्षिण पश्चिम जब मानसून एंटर करता है तो यहाँ से टकराकर उत्तर पूर्वी जो भाग है वहाँ पर बारिश करता है, या आगे बारिश करता हुआ आता है। तो इन क्षेत्रों में जो बारिश का कारण है वो हिमालय ही है। हिमालय ना होता तो ये जो मानसून विंड्स हैं ये पार करके निकल जाती भारत को, यहाँ पर बारिश ही ना करती, कहीं पे ना टकराती। तो बारिश जो इतनी मिल रही है उसका कारण भी ये हिमालय ही है।
दो चीज़ें क्लियर हो गई। और एक मुझे कमेंट आया था, बहुत अच्छा सा कमेंट था हिमालय को लेकर के। मैंने जब पूछा था कि हिमालय ना होता तो क्या होता, खैर उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया। तो बताया था कि अगर हिमालय नहीं होता तो हम लोग गोरे होते। हम इंडियंस हैं, हमारा कलर जैसा भी है, आप लोग उसके साथ खुश रहिए। तो ये भी अच्छी बात उन्होंने बताई कि अगर हिमालय ना होता तो हम लोग गोरे होते। खैर आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगता है। ये देखिए मानसून पवनों को आप लोगों ने समझ लिया कि हिमालय नहीं होता तो क्या होता, और हिमालय है तो उसकी वजह से क्या, ये भी आपने समझा। तो पहला फैक्ट क्या हो गया जलवायु निर्धारित करने के लिए अक्षांश, दूसरा हो गया हिमालय पर्वत। दोनों फैक्ट समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट रहेगा ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अब जलवायु निर्धारित करने के लिए जो तीसरा कारक है वो जल और स्थल का वितरण है। कैसे? भारत के दक्षिण में 3 ओर हिंद महासागर और उत्तर की ओर ऊंची अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं और वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। सिंपल सी 4 लाइन लिख दी गई, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। मान लीजिए ऊंचा वाला भाग है स्थल और ये नीचा वाला भाग है समुद्र वाला। प्रायद्वीपीय भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। हिंद महासागर से एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ अरब सागर शाखा और नीचे हिंद महासागर है। तो होता क्या है कि जो स्थल होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर जल्दी हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और समुद्र वाले क्षेत्र में देर से गर्म होते हैं तो यहाँ पे तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा, तो टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएगा लो। तो अब यहाँ पर एक प्रेशर जोन क्रिएट होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। कैसे? जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन होगा, ठीक है, स्थल वाली जगह पर। लेकिन समुद्र वाली जगह पर आप देखेंगे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, क्योंकि टेम्परेचर है लो और पवन कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो पवनें चलने लगती हैं किधर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। बस यही है, ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर ये पवनें चलने लगती हैं। ये कब होगा, ये दिन के समय होगा। रात के समय प्रोसेस ठीक उल्टा हो जाएगी। कैसे? रात के समय में अब देखिए जैसे ही स्थल जल्दी गर्म हुआ वैसे ही तुरंत ठंडा भी होगा। तो रात के समय पे क्या होगा वो भी देख लीजिए। स्थल में देखिए अब ये यहाँ पर लो टेम्परेचर हो जाएगा, तो टेम्परेचर आप लो कर लीजिए, और ये समुद्र वाली जगह पे अब ये गर्म हो चुका है जल, तो रात के समय में ये गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई। प्रेशर कैसा बनेगा, लो। अब प्रेशर में डिफरेंस होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो अब क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी हवाएं। कुछ यही होता रहता है दिन और रात के समय पे। समुद्री समीर और आप देखेंगे स्थल समीर के बारे में सुना है ना, सी ब्रीजेज और लैंड ब्रीजेज, वो यही यहाँ पर समझाया गया है। अब ये भी एक तरह का फैक्टर है जो जलवायु या मौसम निर्धारित करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। चौथा कारक है समुद्र तट से दूरी। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। अभी मैंने आपको लैंड ब्रीजेज और सी ब्रीजेज बताई हुई हैं, समुद्री पवनें और स्थल जो समीर चलती हैं उनके बारे में बताया। तो क्या होता है, जो समुद्र तट के पास जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, ज़्यादा मौसम में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जो इनसे दूर है, जो समुद्र तट से दूरी ज़्यादा है, वहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अभी आगे जब मानसून समझाऊंगी तो एक एक चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। समुद्र तल से ऊंचाई भी एक तरह से एक रोल प्ले करती है कि ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान घटता जाता है। तो विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे हो जाते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे आगरा और दार्जिलिंग है, एक ही अक्षांश पर तो स्थित है, लेकिन जनवरी में आगरा का तापमान कितना होगा, 16 डिग्री सेल्सियस, जबकि दार्जिलिंग का कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अक्षांश एक ही है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है ऊंचाई, अल्टीट्यूड कैसा है, उससे भी डिफरेंसेस आते हैं। उच्चावच देख लीजिए, भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा, ढाल, इनकी मात्रा और वितरण को भी प्रभावित करता है। उदाहरण देखिए, जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है।
जलवायु को निर्धारण करने में भारत का भौतिक स्वरूप भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे, यहाँ का तापमान कैसा है, वायु दाब कैसी है, पवनों की गति कैसी है, इसकी दिशा क्या है, ढाल क्या है, ये सब प्रभावित करते हैं। उदाहरण दिया गया है कि देखिए जून और जुलाई के समय में हमारे यहाँ मानसून एंटर करता है, तो जो भी पश्चिमी घाट और असम के पवन विमुखी ढाल हैं, ठीक है, जो पवन की तरफ जो ढाल हैं वहाँ पर वार्षिक वर्षा अधिक होती है। लेकिन आप देखेंगे पश्चिमी घाट के साथ जो दक्षिण वाला पठार है वो पवन विमुखी है। इस स्थिति के कारण यहाँ पर कम वर्षा प्राप्त होती है। तो जिधर से पवन आकर के टकराएगी, जिधर की तरफ पवन है उधर की तरफ अगर मुख है ढाल का, तो टकरा करके बारिश करेगी। ठीक है, यही रीज़न है कि अधिक वर्षा प्राप्त होती है जून और जुलाई महीने में पश्चिमी घाट और असम वाले क्षेत्र में, जबकि और क्षेत्रों में बताया जा रहा है कम वार्षिक वर्षा होती है। इन्हीं सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है किसी भी क्षेत्र की जलवायु। तो आज आपने मौसम समझा, जलवायु समझा, जलवायु के विभिन्न कारक भी समझे जो इसे अफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ अब हम लोग आगे भारत में जलवायु के कुछ और कारक पढ़ेंगे, कैसे मानसून भारत में एंटर करता है, कैसे फिर मानसून वापस लौटता है। ये सारी जानकारी अभी अगली क्लासेस में मैं दूंगी। मैंने कोशिश की है इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके आपको समझाने की। किसी भी पॉइंट में आपका डाउट रह जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक को मैं लेकर के आते रहूँगी आपके साथ, लेकिन आपको अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो मैं मिलती हूँ अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।